एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फख्र कीजिए, आज गर्व कीजिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं। 132 करोड़ की आपकी आबादी है, आप उसका हिस्सा है। लेकिन फख्र इसलिए होना चाहिए क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अपने लोकतंत्र को आज शर्मसार होते हुए देख रहा है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में बीती रात जो हुआ उसके लिए शर्मनाक कहना मुझे लगता है शब्द छोटा है। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराने के बाद या उनके हारने के बाद कल अमेरिकी संसद में ट्रंप के समर्थकों ने जो उत्पात मचाया वो बहुत सवाल खड़े करता है। ट्रंप के उकसावे के बाद उनके हथियार बंद समर्थक कैपिटल हिल में संसद की इमारत में घुस जाते हैं, जमकर हंगामा मचाते हैं। यहां तक कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस को वहां से निकालना पड़ जाता है। हर बात पर यही वो अमेरिका है ना जो दुनिया को सीखने की नसीहत देता है। और वो जो तस्वीरें अमेरिका आज खुद दुनिया के सामने पेश कर रहा है उसे देखकर क्या कहेगा। इन तस्वीरों को देखकर हमें तो ऐसा लगा मानो वो किसी गृह युद्ध से घिरे देश की तस्वीर हो। आखिर 4 साल के अंदर अमेरिका में लोकतंत्र की नींव ऐसे कैसे कमजोर पड़ गई? कुर्सी के लिए एक आदमी की सनक ने अमेरिका को कैसे खोखला कर दिया? आज मेरे साथ ये जो चल रही तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है। क्या 20 जनवरी को अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण यानी ये सत्ता जो पास ओवर की जाएगी वो आराम से हो पाएगी, या फिर कल ही की तरह का मंजर एक बार फिर से दुनिया को देखने को मिलेगा? और लोकतंत्र की रखवाली को लेकर भारत से कैसे सीख सकता है अमेरिका और ट्रंप? आज हुंकार इसी बात पर। लेकिन आप रिपोर्ट देखिए, क्योंकि जब आप सो रहे थे तब लोकतंत्र अमेरिका का कुछ ऐसी सांसें गिन रहा था जिनको मैं नहीं कहना चाहूंगी आखिरी, लेकिन लग रही थी। Turn your cameras, please, and show what's really happening out here, because these people are not going to take it any longer. They're not going to take it any longer. हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, हम 132 करोड़ की आबादी वाले लोकतंत्र, वो सिर्फ 32 करोड़। लेकिन शर्मसार करने वाली ऐसी तस्वीरें भारत में किसी भी चुनाव के नतीजों के बाद कभी नहीं दिखी। ये वो तस्वीर है जो अमेरिका को बार बार शर्मिंदा करेगी। ट्रंप के उकसावे के बाद उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद में उत्पात मचाकर रख दिया। ऐसा उत्पात कि संसद के अंदर गोली चलानी पड़ी। भारत में जब आधी रात थी उस वक्त कैपिटल हिल के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक जमा हो गए। देखते ही देखते भीड़ उग्र होने लगी। एहतियातन सुरक्षा दस्ते ने कैपिटल हिल को सील कर दिया, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। संसद में नए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर बहस हो रही थी और थोड़ी देर बाद नतीजों पर संसद वोट करके मुहर लगाने वाली थी। अचानक सुरक्षा दस्ता सदन में घुस जाता है और सदन के पीठासीन अधिकारी को सुरक्षित बाहर ले जाता है। भीड़ में से एक शख्स तभी उपराष्ट्रपति माइक पेंस की कुर्सी पर बैठ जाता है और इसके बाद सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग करनी पड़ती है।
ये उत्पात ट्रंप की सेव अमेरिका रैली के बाद शुरू हुआ। रैली के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में धांधली के आरोपों को दोहराया। Wait, does anybody believe that Joe had 80 million votes? Does anybody believe that? He had 80 million computer votes. It's a disgrace. There's never been anything like that. You could take third world countries. Just take a look. Take third world countries. Their elections are more honest than what we've been going through in this country. It's a disgrace. It's a disgrace. ट्रंप के भाषण के बाद उनके समर्थक बेकाबू हो गए। उसके बाद जो हुआ वो सुपर पावर की बेबसी की कहानी कहता है। हिंसा की वजह से वॉशिंगटन डीसी में 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की तुलना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत से कीजिए आप। आजादी के बाद 73 साल में भारत ने कभी भी ये दिन नहीं देखा। आज ट्रंप के लिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र से सीखने का दिन है। संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पूर्व राजनयिक भी हैं। तो आज 2 हिसाब से हम इनके वक्तव्य को सुन पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है मीम अफजल साहब, डॉक्टर पात्रा, आप दोनों का। हमारे साथ जसदीप सिंह साहब भी जुड़ेंगे जो कि ट्रंप कैंपेन के सलाहकार रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर हिम। विवेक काटजू साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पूर्व राजनयिक है। विवेक जी स्वागत है आपका। हर्ष वी पंत साहब डायरेक्टर हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका भी। अमेरिका के शिकागो से एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, और हमारे संवाददाता न्यूज रूम से विदेश मामलों के जानकार भी प्रणय उपाध्याय, जो पूरा अमेरिका में जो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था उस दरमियान वहां पर मौजूद थे, उस जमीन पर जुड़ चुके हैं। मधु, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और दर्शकों को ये बताते हुए हैट्स ऑफ टू योर प्रोफेशनलिज्म कि रात के 3 वहां पर बज रहे हैं और आप हिंदुस्तान की जनता को वहां पर किस तरीके का आलम है बताने के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। थैंक्स अ लॉट, एक्स्ट्रा थैंक्स टू यू मधु। लेकिन अब अभी मुझे ये बताइए, मुझे याद है जब जब आपकी और मेरी बातचीत होती थी आप अक्सर ये कहती थी कि जितना आसान इस वक्त ये चुनाव लग रहा है उतना है नहीं, एंड इनफैक्ट आप राइट थी, आप सही थी। यही हो रहा है, ट्रंप जाने को राजी नहीं और लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ रही है। जी बिल्कुल, जो आज कल इनफैक्ट अमेरिका ने देखा उसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। ये बात ज़रूर है कि आशंका हमेशा से थी कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं, अपने समर्थकों को उकसा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। लेकिन बात इस हद तक बढ़ जाएगी कि कैपिटल हिल के परिसर को लांघ कर वहाँ तोड़फोड़ करके इतना बड़ा हमला होगा जिसे अमेरिकी भी डोमेस्टिक टेररिज्म का नाम दे रहे हैं। ये शब्द कोई छोटे नहीं है कि अमेरिकी जनता खुद अपने ही कैपिटल हिल पर अपने ही लोगों के, अपनी ही जनता की तरफ से हुए हमले को डोमेस्टिक टेररिज्म कह रही है, कोई बाहर से हमला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है और दिखाती है कि किस तरह से अमेरिकी जनता पूरी हिल गई है और दहल गया है उनका पूरा दिल कि ये क्या हो रहा है अमेरिका में। और राष्ट्रपति ट्रंप की हम जब बात करते हैं तो उन्होंने अब इस पूरी घटना के बाद कुछ घंटे पहले ये बयान जरूर दिया है कि 20 जनवरी को पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर वो करेंगे। लेकिन एक बार फिर उन्होंने वही झूठ दोहराया कि वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने वोट्स को सर्टिफाई कर दिया है। वो अभी यही मानते हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, वो अभी यही मानते हैं कि वो चुनाव जीते हैं और उनके कई बैलेट्स जो है वो खारिज किए गए हैं। लेकिन सिर्फ क्योंकि कांग्रेस ने सर्टिफाई कर दिए हैं वोट्स, तो वो 20 जनवरी को अपना पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर करेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट भी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है पिछले कुछ चंद घंटों के में। रूबी, ऑलराइट मधु, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे अपडेट से हमको रूबरू करवाने के लिए। और अब मैं इस डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। संबित पात्रा, पहला सवाल ये कि सीरियसली मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताती हूँ, आज मुझे ये डिबेट करते हुए
आप कह सकते हैं कि आनंद कैसे आना चाहिए भाई रूबिका, लेकिन मुझे आ रहा है, मुझे फक्र है कि मैं एक ऐसे लोकतंत्र का हिस्सा हूं जहां 132 करोड़ की आबादी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए राजी हो गए हैं, शांतिपूर्ण होगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये एक बड़ा सवाल है। सो संबित, दोबारा मैं आपके पास आ रही हूं, इसलिए मैं फख्र कर सकती हूं कि हर 10 किलोमीटर में तो बोली बदल जाती है, हर 1 किलोमीटर पर खान पान बदल जाता है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो हम बंद मुट्ठी है। मुझे इस बात का फख्र है और सीखना चाहिए ट्रंप को हमारे लोकतंत्र से। देखिए रूबिका जी, आपने बिल्कुल सच कहा। वैसे तो ये खुशी का दिन नहीं है, क्योंकि देखिए जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है तो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हम 132 करोड़ जनता के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और वहीं अमेरिका सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। बल्कि मैं तो जनपद इत्यादि में विश्वास रखता था, इसलिए मैं मानता हूं कि भारत भी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ही है। आज खुशी का दिन नहीं है जब अमेरिका में ये सब हो रहा है, मगर आज कहीं ना कहीं हम सभी को गर्व हो रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम एक लोकतांत्रिक भूमि पर सांस ले रहे हैं। और हम कितने लोकतांत्रिक हैं आज मालूम पड़ता है जब हम अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं। इससे पहले लोग कहते थे वी आर अमेरिकन्स, और हमें कहीं ना कहीं एक छोटे दृष्टि से देखा जाता था कि ये तो भारतीय हैं, बेचारे भारतीय हैं। आज मैं गर्व के साथ छाती चौड़ी करके कह सकता हूं कि नहीं, मैं इंडियन हूं। कोरोना वायरस, अब देखिए 132 करोड़ लोगों को किस प्रकार से देश ने संभाल के रखा, किस प्रकार हम आगे बढ़े, कोई दंगा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और वहीं अमेरिका में देखिए मैनेज नहीं हो पाया। आप देखिए डीमोनेटाइजेशन हुआ, इतने बड़े देश में सभी लोगों ने अनुशासन का पालन किया, वेनेजुएला जैसे छोटे से देश में नहीं हो पाया। और सत्ता का हस्तांतरण, मैं और मीम अफजल साहब यहां बैठे हैं, आज वो राजनयिक के रूप में बैठे होंगे, मगर वो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में भी बैठे हो। हम चाहे टीवी में कितना भी तू मैं कर ले, मगर जब सत्ता हस्तांतरण का वक्त आता है, ट्रांसफर ऑफ पावर का वक्त आता है, उस समय किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होती है, उस समय बिल्कुल पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। देखिए जब चुनाव हुए थे, याद करिए जब ट्रंप के चुनाव हो रहे थे, अमेरिका के चुनाव हो रहे थे, उसी समय बिहार के चुनाव भी हो रहे थे। आप सोचिए बिहार जैसे इतने बड़े राज्य में चुनाव किस सुचारू रूप से हुआ और नतीजे पहले आ गए। अमेरिका के नतीजे तो 4 दिन तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। हमारे नतीजे पहले आ गई, हमारी सरकार भी बन गई, इतने दिन भी वहां हो गया, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। आज मैं इस ओकेजन में आई सैल्यूट इंडिया, मैं भारत को, भारत के झंडे को और प्रत्येक हिंदुस्तानी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। मीम अफजल साहब, दिग्विजय सिंह ने तो एक ट्वीट कर दिया है और वो इसी तरह की एक सिचुएशन हिंदुस्तान में भी देखते हैं। मोदी को वो निशाना साध रहे हैं, जबकि बात आज बिल्कुल अलग है। अच्छा, मैंने दिग्विजय जी का ट्वीट देखा नहीं था। देखिए मैंने वो ट्वीट देखा नहीं है और मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आज जो आपने मौजू रखा है ना, वो बहुत अच्छा रखा है। जाहिर है इस डिबेट को करने के लिए बहुत से एंगल हो सकते थे। मैं जब मुझे पास ये फ़ोन आया आज आपके यहाँ से जी, और एक स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ एक राजनयिक के तौर पर आपको आना है, तो मैं आज अपने आप को वहीं तक महदूद रखूँगा। और संबित पात्रा जी ने यहाँ बैठकर जो बात कही है, मैं ये समझता हूँ कि मुझे भी उनकी जो बात है उसी के दायरे में गुफ्तगू करना चाहिए। किसने क्या कहा, अपनी अपनी राय हो सकती है। मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा कि यकीनन ये एक फ़ख्र की बात है कि हमारी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। अमेरिका के लिए यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा धचका है। उनकी डेमोक्रेटिक जो पूरा सेटअप है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके बुरे असरात ना सिर्फ अमेरिका में नज़र आ रहे हैं, जो कुछ हुआ पिछले 4-5 साल में। मुझे ऐसा लगता है कि इसके असरात पूरी दुनिया के अंदर भी हो सकते हैं। छोटे ममालिक जो भारत से, जो अमेरिका से, जो इंग्लैंड से, जो डेमोक्रेसी का एक सबक सीखते हमेशा आए हैं और उसको देखकर अपनी छोटी छोटी डेमोक्रेसीज को चलाते हैं, वहाँ ऐसे लोगों को पनपने का मौका मिल सकता है
कि जो इलेक्शन जीतने के बाद भी इस तरह की हरकतें करें। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो आज जिस तरह से इसको कंट्रोल किया गया है अमेरिका के अंदर, यकीनन 4 लोगों की जान गई इसके अंदर, लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद और बहुत ही अफसोसनाक है। ओके, ये जो वाकया हुआ है कल रात को, ये सारी जी मीम अफजल साहब, फरमाइए। थैंक यू कि आपने कहा कि सारी- टॉपिक किसी भी डायरेक्शन में लिया जा सकता था। हमने भी बहुत विचार किया, ये बड़ी खबर थी, सबसे पावरफुल नेशन को लेकर ये जानकारी हमारे पास आ रही थी, लेकिन जब हम इस तरीके का डिस्कशन कर रहे थे, मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत इस लाइन पर की थी, हमें इस बात का बड़ा फख्र हो रहा था। ठीक है, ये आप ही की पार्टी है संबित पात्रा, मैं आपके पास आऊंगी, आप ही की पार्टी है मीम अफजल साहब, जिनके बड़े बड़े नेता ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट सब पर सवाल उठाते हैं। वो एक राजनीतिक तौर पर उठाया जा सकता है, लेकिन देश की जनता इस बात पर फख्र करती है कि हमने चुन लिया। मान लीजिए सामने वाले ने उसे नहीं चुना, लेकिन चुन लिया, तो फिर वो अब उस कुर्सी पर बैठेगा, काबिज होगा। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। विवेक काजू जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले समय जल्दी से अपनी बात रख लीजिए आप। देखिए रूबिका जी, जब आपने ये डिबेट आरंभ किया तो मुझे लगा कि केवल भारत के डायरेक्शन में मुझे बात करना चाहिए और उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, मगर जब आपने दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट के विषय में जिक्र किया, मैंने दिग्विजय जी का ट्वीट पढ़ा नहीं था, मैंने आपके बातचीत के बीच में दिग्विजय जी का ट्वीट निकाला है। और यहां मैं थोड़ा मीम भाई जी का भी, क्योंकि मीम जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं उनसे तू मैं नहीं करूंगा, मगर मैं उनको भी बता दूं कि दिग्विजय जी ने क्या ट्वीट किया है। बिल क्लिंटन ने कल रात को ट्वीट किया था और जो अमेरिका के कैपिटल हिल में हुआ उसकी भर्त्सना की थी, तो बिल क्लिंटन को जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह जी ने जवाब दिया है और ट्वीट किया है, We share your thoughts, Mr. Bill Clinton. What Trump is doing in US, his friend Modi is doing in India. He is bent upon dividing the Indian people and undermining the Indian Constitution. बताइए रूबिका जी, क्या आवश्यकता थी इसमें दिग्विजय सिंह जी को? आप यहाँ जवाब बिल क्लिंटन को दे रहे हैं। आप एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिंदुस्तान के, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये उनका व्यक्तिगत वो हो सकता है। We share your thoughts, Mr. Clinton. इसके क्या माने हैं? किसके गले पर हाथ रख दिया यहाँ के किसी भी राजनेता ने, बता दीजिए। या मोदी जी गए और कॉलर पकड़ के बोला होगा कि चलो हटो, ये मेरी कुर्सी है। जनता का प्यार, जनता का वोट मिला और इसलिए वो आए। और देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं रूबिका जी? जी 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 मैम। रूबिका जी, सही कहा आपने, ये उनका अपना जाति राय है और जाति राय सभी लोग रखते हैं, और ट्विटर तो खास तौर पर इसीलिए जाना जाता है कि लोग उस पर अपनी राय रखते हैं। इवन हम पार्टी के लोग हैं, ट्विटर पर हम कभी कभी वो राय रखते हैं जो पार्टी की राय नहीं होती है, और वो हमारे पर्सनल ख्यालात होते हैं, हम इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है। तो मैं समझता हूँ उनकी ज़ाती राय है, इस पर बहस बहुत हो सकती है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ। एक जुमला उन्होंने कहा कि जो एक तरह का डिवीज़न है वो इलेक्शन से पहले या इस सोसाइटी में दिखाई दे रहा था। पिछले 4 साल में ट्रम्प, मैं अभी जब मैं इस आपकी बहस हुई थी तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पॉइंट मैंने ये भी लिखा था कि ट्रम्प ने एक सबसे बड़ा जो कहना चाहिए अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए सबसे ख़राब काम किया और अमेरिकन सोसाइटी के लिए, वो ये किया कि उन्होंने एक डिविजनल पॉलिटिक्स की, डिवाइस करने वाली पॉलिटिक्स की और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की। जाहिर है इस हवाले से हिंदुस्तान में भी बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन मैं इस वक्त उसका जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि बहस का मुद्दा जो है वो बदल जाएगा। मुझे भी उसी तरह से फख्र है जिस तरह से आप बहुत ईमानदारी से अपने पॉइंट्स को रखते हैं, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप की जब बात कर रहे हैं तो क्यों आप इशारा हिंदुस्तान की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, ये तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कई मर्तबा कहा है कि मतभेद हो सकते हैं, पर हिंदुस्तान में मनभेद कभी भी नहीं हुए हैं। आप किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपसे बात करूं उससे पहले देखिए, हमारे साथ 4 और मेहमान हैं और बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। लोकतांत्रिक बहस है और मैं लोकतंत्र की डेफिनेशन यहाँ ना दे पाऊं तो फिर क्या फायदा। विवेक काजू जी, ओपनिंग रिमार्क में चाहती हूँ क्विकली आपसे। What a shameful day for America, sir. आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही ये शर्मनाक दिन है अमेरिका का, और अमेरिका के लिए, और बहुत दशकों लग जाएंगे उनको इस दिन को भुलाने। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा दिन आया, मेरा ये मानना है
कि खाली ट्रम्प साहब तक हमें अपने विश्लेषण को सीमित नहीं रखना। ये एक फैक्ट है कि अमेरिकी समाज और अमेरिकी राजनीतिक वर्ग बिल्कुल टूट गए। एक जो डिविजन्स हैं वो इतने गहरे हो गए हैं अमेरिका में कि उसमें कोई रेकंसाइल करना अब बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये दिन आज आया। और आप खुद देखें जॉर्जिया में जो दो सेनेट वो अभी फैसले हुए हैं चुनाव में, उसमें भी एक कैंडिडेट जीता है 50.2% से, दूसरा जीता है 50.6% से, दोनों डेमोक्रेट। वही दिखाता है कि अमेरिकी सोसाइटी इस वक्त, अंग्रेजी में कहूँ, स्प्लिट डाउन द मिड, और उसका ये नतीजा आया। हाँ, ट्रम्प साहब ने कभी भी हैसियत राष्ट्रपति ये कोशिश नहीं की कि अमेरिकी समाज में एक संतुलन आए, अमेरिकी समाज में सब लोगों को कहें कि मैं सबका राष्ट्रपति हूँ, सबके हितों का ध्यान रखूंगा। उन्होंने तो एक पसंदी को आगे बढ़ाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी ये अंजाम, और मैं दोबारा इसको इसी पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश कर रही हूँ। आखिरी चीज मैं कह दूं, ठीक है सर, वो सीख जो अमेरिका से है, वो विश्व के लिए, कि जब भी कोई राजनीतिक वर्ग ऐसे टूटने लगता है तो देश के लिए और उस खित्ते के लिए जो एक माहौल बनता है वो दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। ओके, श्री थानेदार जो कि सदस्य हैं मिशिगन असेंबली के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डेमोक्रेट हैं। श्री थानेदार, ये क्या दिन देखने को मिल रहा है? और आपको नहीं लगता है वाकई आज अमेरिका को, स्पेशली ट्रम्प को, सीखना चाहिए हिंदुस्तान से? ट्रम्प है जो कहते हैं जिन्होंने मुझे चुना है मैं उनके लिए हूं, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जिन्होंने मुझे चुना है मैं उनके लिए भी काम करूंगा, और जिन्होंने मुझे नहीं चुना है मैं उनके लिए भी काम करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। Yes, Trump is a very different person. He is a different kind of a leader and a very unique leader. What has happened in America is very embarrassing. You know, we are the world's biggest, strongest democracy, and what we have seen in last few days is very unusual, because this is a very unusual man. He's not a typical American politician. He is a businessman. He is a salesperson who isn't a traditional politician. No, I understand, Shri Thanedar, but he was the president of the United States. What happened? I mean, I fail to understand. मैं मतलब मुझे लगता है आप हिंदी मेरी समझ पा रहे हैं, आप अंग्रेजी में बात करें वो मैं समझ सकती हूँ। ओ वंडरफुल, वंडरफुल। अमेरिका में जब आप सो रहे थे आधी रात को, वो सब कुछ हो रहा था जो कोई भी ताकतवर मुल्क अपने इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं करना चाहेगा। वहां की जो संसद है उसमें घुसकर और आम आदमी हथियार के साथ, हथियार बंद ट्रम्प के समर्थक अंदर घुसते हैं और वो हंगामा करते हैं, वो उत्पात मचाते हैं। किसके नाम पर? ट्रम्प के नाम पर। ट्रम्प पर उकसाने का आरोप है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि जो ये रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स मेरे फेवर में नहीं है। मैं तो प्रेसिडेंट हूं, पहले भी था और आगे भी रहना चाहता हूं। हार मानने को तैयार नहीं ट्रम्प और ट्रम्प के समर्थकों ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है अमेरिका सबसे पुराने लोकतंत्र पर। हर्ष वी पंत साहब डायरेक्टर हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आई एम सॉरी मैं पहले सेगमेंट में आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन आप जरा मुझे ये बताइए आपको क्या लगता है क्यों ये सब हुआ है? क्या ट्रम्प इकलौते इसके विलन नहीं है? लीडर हैं, फॉलो करते हैं, दुनिया भर में उनका नाम है, वो कहते हैं तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे आनंद आ रहा है। रूबिका जी, पिछले कुछ सालों से जिस तरह की राजनीति अमेरिका में देखने को मिली है, उसमें जिस कदर पोलराइजेशन हुआ है और जिस कदर
दोनों ही तबकों ने अपने अपने बेसिस को बाहर लाने की कोशिश करी इलेक्टोरल एडवांटेज के लिए, उसका ये नतीजा है। और ट्रंप साहब की जो गैर जिम्मेदाराना नेतृत्व उनका रहा है, उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल फैब्रिक जो डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर पर्सनल एम्बिशन उस पर हावी हो जाता है तो उसका नतीजा ये होता है जो हम आज अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फैब्रिक अमेरिका की बचाने की आज कोशिश है। मुझे लगता है इसको काफी समय लगेगा और ट्रंप एक उसका मैनिफेस्टेशन है, ट्रंप उसका एक उदाहरण है। ट्रंप के चले जाने से ये समस्या जाने वाली नहीं है, ये समस्या आगे भी चलेगी और आगे महीनों में भी चलेगी। और इसके जो चैलेंजेस हैं वो अमेरिकन डेमोक्रेसी को भुगतने पड़ेंगे, दोनों अपनी अंदरूनी राजनीति में भी और फॉरेन पॉलिसी में भी, जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि अमेरिका जो एग्जाम्पलर हुआ करता था डेमोक्रेसी का, आज शर्मसार है दुनिया भर में। और आज जो दूसरे देश, जो दूसरे ऐसे ग्रुप्स जो डेमोक्रेसी के नाम का डंका बजाते थे, अमेरिका का सपोर्ट लेते थे, वहां पर जब अमेरिका दूसरे देशों को लेक्चर दिया करता था, वो सारा एक नए कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल रहा है। जब आप चीन को देखें, जो चीन जवाब मांग रहा है अमेरिका से, कह रहा है चीन तंज कस रहा है अमेरिकन डेमोक्रेसी पर, तो आप देख सकते हैं कितना नुकसान अमेरिका को हो रहा है। और इसका नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं हो रहा है, पूरे ग्लोबल ऑर्डर को हो रहा है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, उसका जिस कदर पतन हम देख रहे हैं स्क्रीन्स पर, और अमेरिकन डेमोक्रेसी को, जिसको एक समय लीडिंग लाइट अपने खुद को मानता है अमेरिका, उसका जो उसका एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं, मुझे लगता है इसमें काफी समय अमेरिका को लगेगा इसको रेक्टिफाई करने में और वापस लाने में उस ढर्रे पर, चीजें पर्सपेक्टिव में लाने के लिए हिंदुस्तान के ऑडियंस और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के हिसाब से एक डेमोक्रेसी की परीक्षा क्या होती है, खासकर चुनाव में हार और जीत, एक लीडर उसे कैसे लेता है या एक पार्टी उसे कैसे लेती है। और ये बहुत सी पार्टियों के लिए यहाँ पर सबक है कि जब आप हारें तो उस हार को स्वीकार करें, खूबसूरती से स्वीकार करें, ना कि दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि फला चीज खराब होगी, फला साजिश होगी, या हो सकता है ईवीएम। और मैं जानती हूं कि आप जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे हैं वो अच्छे से समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। अभी भी जाग गए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अमेरिका बहुतों को बहुत सारा लेसन देने के लिए इस वक्त तैयार दिखाई दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं। मैं इस पूरी की पूरी चर्चा को अब उस लेवल पर ले जाना चाह रही हूं जहां पर ये दोनों लोकतंत्र एक पॉइंट पर आकर मिलते। ट्रंप का खेल तो देखिए, लोकतंत्र फेल होते हुए देख रहे हैं। ट्रंप एक बार भी अपने समर्थकों को ये नहीं कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, बहुत सारे लोगों ने मुझे नहीं चुना है, कोई बात नहीं, मैंने 4 साल यहाँ अमेरिका पर राज किया, अमेरिका का जनता का प्यार लिया, अब मुझे यहाँ से एक ब्यूटीफुल रिस्पेक्टफुल एग्जिट ले लेना चाहिए। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और देखिए फिर मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि बड़े पर्सपेक्टिव में ये दिन दुखी करने वाला हो, लेकिन एक हिंदुस्तानी के तौर पर, लोकतांत्रिक देश का हिस्सा होने के तौर पर मुझे आज फक्र हो रहा है कि अमेरिका को हिंदुस्तान से सीखने की जरूरत है। प्रणय, आप बहुत टाइम तक वहां अमेरिका में मौजूद थे, लोग हथियार खरीद रहे थे जब वहां पर थे। ये तो लंबी प्लानिंग दिख रही है कि जीता तो बहुत अच्छा, नहीं जीता तो जाओ मैं नहीं खेलता, अब खूनी खेल होगा। बिल्कुल रूबिका, इस चीज की स्क्रिप्ट बहुत लंबे समय से लिखी जा रही थी। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के चुनावी कैंपेन को देखें तब भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि मैं हार मानना नहीं जानता हूं, मैंने जिंदगी में हारना नहीं सीखा है। 2020 के चुनावी कैंपेन में भी उन्होंने इसी चीज को दोहराया कि हारूंगा मैं नहीं, क्योंकि हारना मुझे आता नहीं है और इतनी आसानी से यह चीज सेटल नहीं होगी। इसके इंडिकेटर्स दिख रहे थे, लेकिन जो कुछ तस्वीरों में नजर आया वो अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अभूतपूर्व और अकल्पनीय था। इसकी कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती। जिस चीज का जिक्र आप कर रही हैं रूबिका, ये निश्चित रूप से भारत के लिए फख्र का वक्त भी हो सकता है और ये चीजें रेड लाइंस भी हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए भी ये चीज ध्यान रखने लायक है कि ये चीजें न हो जिनका नतीजा इस तरीके से सामने आए। यानी वो रेड लाइंस ऐसी हैं कि कहीं भी डिविजिव पॉलिटिक्स इस कदर तक न ली जाए कि पावर ट्रांजिशन जो है वो सत्ता हस्तांतरण खूनी रंगत में हो। और जो कैपिटल हिल पर हुआ रूबिका, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हार जरूर स्वीकार की है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि पावर ट्रांजिशन शांतिपूर्वक होगा, लेकिन उस पर इतना ही कहा जा सकता है कि सब कुछ गंवाकर होश में आए भी तो क्या। तो निश्चित रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ा अमेरिका की लोकतंत्र को भी। सब कुछ गंवाकर होश में आए तो भी क्या, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नेताओं को होश में आने की जरूरत है। संबित पात्रा, और उनमें से एक है दिग्विजय सिंह, जो कह रहे हैं वी शेयर योर थॉट्स मिस्टर बिल क्लिंटन। देखिए, अभी प्रणय जी ने जो कहा और उससे पहले जो बाकी लोगों ने कहा, मैं उसी से आपको उदाहरण देता हूं। सबने कहा कि एक रेड लाइन क्रॉस नहीं होना चाहिए, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ये रेड लाइन क्रॉस हो रहा है। और कैसे क्रॉस हो रहा है?
दूसरी बात जो यहां सबने कहा कि देखिए हार को स्वीकार करना आना चाहिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप सिस्टम पर सवाल उठाना खड़ा कर दें। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अधिकांश समय, अपने कालखंड का अधिकांश समय उन्होंने ऑपोजिशन में गुजारा है। हमने हमेशा ही सहस्र अपने हार को स्वीकार किया है, मगर 2014 जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बने, एक बहुत बड़ा वर्ग खास करके कांग्रेस पार्टी में ऐसा है जो अपने हार को स्वीकार नहीं कर पाती है और जिनको लगता है कि सत्ता में बने रहना एक परिवार का ही आधिपत्य है। इस कारण से जैसे ट्रंप इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर उंगली उठा रहे थे, वो ईवीएम, इंडिया के इलेक्शन कमीशन, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट, भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस पर लगातार उंगली उठा रहे हैं। और अंत में मीम साहब 10 सेकंड और लूंगा, अंत में इतना कहना चाहूंगा, ये जो लंबी प्लानिंग है, आप देखिए यहां भी गुटों से लोगों को इकट्ठे करने की लंबी प्लानिंग चल रही है। यहां चाहे सीएए का प्रोटेस्ट हो, चाहे अन्य विषयों के प्रोटेस्ट हो, हर विषय में लेफ्ट का जो इन्फिल्ट्रेशन है, एक गैंग ऐसे तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि बाद में आवश्यकता पड़ने पर ये ठीक उसी प्रकार परिवर्तित हो जाए जिस प्रकार कैपिटल हिल पर अटैक किया गया। मीम अफजल साहब, क्या आप कोई गैंग तैयार कर रहे हैं? नहीं, मीम अफजल तो आज राजनयिक हैं, ये राजनेता कहाँ है आज? नहीं, मीम साहब तो आज राजनयिक हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं मजबूर कर दिया मुझे संबित पात्रा जी की कमेंट्री ने कि मुझे कुछ बोल। देखिए पहली बात तो ये कि रूबिका जी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसके बारे में क्या कहता, और आपने उस पर भी सवाल उठाया था। लेकिन विवेक काटजू हम सब में बुजुर्ग तरीन डिप्लोमेट हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने भी यही नतीजा अख्ज़ किया कि इसके पीछे कारण तलाश करना चाहिए, और उन्होंने वही कारण तलाश किया जिसका मैंने जिक्र किया था और जिसका अभी हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट आपके हैं उन्होंने भी किया। मैं एक सवाल पूछता हूँ सिर्फ, चूँकि अब ये बात ऐसा लग रहा है कि डिबेट हमारी यहीं पर आ गई है और वहाँ से बाहर निकल करके हिंदुस्तान के दायरे में दाखिल हो गई है, तो एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ। देखिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम किया है, मैं भारत में सरकार के काम करने के तरीके को काफ़ी हद तक जानता हूँ। क्या हमारी सरकार के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट को है कि वहाँ क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या हो सकता है, हथियार खरीदे जा रहे थे और क्या किसी भी तरह से जो कुछ भी हो सकता था, क्या इसकी इत्तला हमारी सरकार को नहीं थी? उसके बाद भी ट्रंप को यहाँ बुलाया जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जाकर के वहाँ एक अब की बार ट्रंप सरकार, वो तो नहीं भूलेंगे ना आप? गलत। तो ये जो सपोर्ट एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री का था, वो डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है पूरी हमारी जो एमईए है, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके अंदर काम करने वाले किसी भी शख्स ने इससे एग्री नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री होते हैं, जब उनका हुक्म होता है या उनका कोई एक्शन होता है तो सरकार को और सरकार के कारिंदों को उसको संभालना ही पड़ता है, उसको सपोर्ट करना ही पड़ता है। संबित पात्रा, आपको तो आज जो बात कही, अभी जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बात कही कि एक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, लाइन तो ड्रॉ। देखिए मैं आपको किस बारे में लाइन? रूबिका जी, जहां पर लाइन ड्रॉ की जा रही है, जहां पर लाइन ड्रॉ की जा रही है, आप हिंदुस्तान में अपोजिशन को दूसरी तरफ खड़ा कर रहे हैं, सरकार को खड़ा नहीं कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही है, जो अमेरिका के अंदर हुई और उसके नतीजे खराब निकले, उससे चौकन्ना रहने के लिए आप भी कह रही हैं, यहाँ बैठे हुए सब पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, संबित पात्रा जी भी कह रहे हैं, लेकिन इशारा सिर्फ कांग्रेस की तरफ है। ये नाइंसाफी है। मैं बताती हूँ, नहीं नाइंसाफी नहीं है सर, मैं बताती हूँ और मैं आपको बताती हूँ, बहुत क्लियर शब्दों में बताती हूँ। मीम अफजल साहब, इस देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो 2014 के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे उसे लग रहा है जैसे वो बुरा सपना देख रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी पर नहीं देख सकता है, वो बेइंतहा नफरत करता है इस शख्स जिसका नाम है मोदी, और उसके चलते हर चीज से नफरत होती है, हर उस कदम से नफरत होती है जो हिंदुस्तान को आगे ले जा सकता है, जिसमें किसी तरह की कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि माइनॉरिटी खत्म हो जाएगी, ऐसी गुंजाइश नहीं है कि औरतों की जिंदगी जो है वो लुट जाएगी, खतरे में आ जाएगी, अब ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोरोना के चपेट में पूरा का पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा। लेकिन चूंकि वो मोदी ने की है, इसीलिए वो नफरत खत्म नहीं होती है। तो इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है कि मोदी जीतता है या बीजेपी जीतती है तो क्या होता है कि ये कैसे जीत सकता है? ये तो जीत ही नहीं सकता है भाई। ईवीएम में गड़बड़ी है,
चुनाव आयोग के साथ कुछ ना कुछ किया गया है। ये जनता जो है वो शाखा जाती होगी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो गलत कर रहा है, फिर आप कहते हैं कि इस नजर से क्यों ना देखा जाए। संबित कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मीम अफजल साहब, संबित पात्रा। रूबिका जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मीम साहब, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक सेकंड देखिए, नफरत में और मुखालफत में फर्क होता है। एब्सोल्युटली मीम अफजल साहब, विरोध में और नफरत में जमीन आसमान का फर्क होता है, पर विरोध के चक्कर में वो नफरत बार बार दिखती है। विरोध नहीं है, वो नफरत दिख रही है। संबित पात्रा, वो नफरत तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ दिखती थी। वो नफरत तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ इंसाफी हो गया। एक सेकंड, इस तरह का प्रोग्राम जब होते थे। ये लोकतांत्रिक डिबेट है, मैं थोड़ा बोल लूं, प्लीज अलाउ करिए मुझे। मैं देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीम साहब को मैं दुरुस्त कर दूं। मीम साहब ने कहा कि ट्रंप जी को इंडिया क्यों इनवाइट किया गया। अरे ट्रंप साहब ड्यूली इलेक्टेड अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, अमेरिका की जनता ने उन्हें इलेक्ट किया था, तो क्यों नहीं इंडिया बुलाएगी उन्हें। नंबर 1, मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। नंबर 1, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि ट्रंप साहब भारत की संस्कृति को इतना मानते थे कि हिंदी में भी उन्होंने अपने समय कह दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब भारत को इतना फॉलो करते थे और दिवाली भी बनाते थे, ये मोदी जी ने कहा था। तो मोदी जी ने कभी नहीं कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। और तीसरी बात, देखिए, मोदी जी ने तो अपने पूरे जीवन में अधिकांश समय, जब से वो राजनीति में आए, उन्होंने विपक्ष की राजनीति देखी है। सहस्र उन्होंने विपक्ष की कुर्सियां स्वीकार किया था, मगर जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, आप लोगों ने कि ये प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, तू जाके चाय बेच, बाहर जाके चाय बेच, हम कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर एक दुकान बना देंगे, मेरे जीते जी मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ये आपके मित्र ने कहा था, उनका नाम मणिशंकर अय्यर है। ये तो मौत का सौदागर है, ये कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। ये आपकी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा था। राहुल गांधी जी ने कहा था, अरे इसको तो लोग पीटेंगे, 6 महीने बाद डंडे से इस आदमी को पिटाई होगी। तो मोदी जी ने मुस्कुराकर कहा था, ठीक है, मैं 4-5 और अधिक सूर्य नमस्कार कर लूंगा। देखिए, आप लोगों ने नतीजे 14 में भी एक्सेप्ट नहीं किया, 19 में भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप बिहार के नतीजे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मीम साहब, आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं ये डिबेट आपके लिए नहीं कर रहा हूं। ओके, मगर इसका कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, कांग्रेस का जवाब देंगे, लेकिन मैं भी ये डिबेट आपके लिए नहीं कर रहा हूं। मीम अफजल साहब, एक सेकंड, लेकिन क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि जिस तरफ सब इशारा कर रहे हैं, नॉट जस्ट प्रणय, काटजू साहब भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं, मीम अफजल साहब तो पूरा उसी डायरेक्शन में ले गए हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान बिल्कुल बटा हुआ है, आइडियोलॉजिकली बटा हुआ है। यहाँ पर वो खाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, या तो नफरत है या मोहब्बत है। देखिए, यहां पर एक शब्द का जो बार बार इस्तेमाल किया गया, वो शब्द था पोलराइजेशन। और आप भी मानेंगे, पोलराइजेशन शब्द का इस्तेमाल हिंदुस्तान में अमूमन हिंदुस्तान की राजनीति में धार्मिक रूप से और धार्मिक दृष्टिकोण से होता है कि हिंदू की राजनीति और मुस्लिम की राजनीति। मुझे रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, आप, मैं, हम सब अनेकों वर्षों से डिबेट कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर हमने सैकड़ों डिबेट किए हैं। देखिए, इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने यह भी कहा और ओवैसी जी ने भी कहा कि राम मंदिर जो बना है सुप्रीम कोर्ट का गलत डिसीजन रहा, इससे पोलराइजेशन होगा। आप बताइए, क्या पोलराइजेशन इतना हो जाएगा कि एक दिन एक संप्रदाय विशेष जाके इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक कर देगी? मैं नहीं मानता हूं। कितना भी आप भड़का लीजिए, ब्रदरहुड इज इनग्रेन्ड इन अवर ब्लड। हमारे खून में इस प्रकार की बात है ही नहीं कि हमारा एक समुदाय जाके पार्लियामेंट पे अटैक कर देगा। और बिल्कुल पोलराइजेशन नहीं है, सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, मीम साहब 20 सेकंड, और उसके बाद मेरे 2 और मेहमान हैं। रूबिका, मैं कुछ कह दूं? हाँ, काजू साहब आप कह दीजिए। मीम साहब, अगर मैं आपसे इजाजत ले लूं, कहूंगा मैं कह लूं कुछ? हाँ जी, ओके, हाँ, काजू साहब प्लीज। जी जी, देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और हम सबकी शुभकामनाएं भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं और हमेशा रहेंगी। इसमें दो राय नहीं हो सकती। भारत की जनता ने उनको चुना है और वो काम बेखूबी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आह्वान दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
मेरा मानना है ये जो आह्वान है और जो सोच है उनकी वो काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसी ही सोच से भारत का विकास और हो सकता है और सब वर्गों का विकास हो सकता है। बस मेरी विनती यह है कि हर वक्त हमारा जो राजनीतिक वर्ग है पूर्ण रूप से, इसमें मैं ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी इन लोगों का विभाजन नहीं कर रहा हूं, मेरा ये विनती है कि हमारे राजनीतिक वर्ग का हर हिस्से को यही सोच लानी चाहिए और इसी सोच पर अमल करना चाहिए। ओके सर। और मैं ये देख रहा हूं कि रूलिंग पार्टी के सदस्य भी हैं और ऑपोजिशन के भी सदस्य हैं जो इस विचार में कमी, इनके वक्तव्य में इन विचारों में कमी दिखती, और उस कमी को तो पूरा करना होगा, मतलब उसे खत्म करना होगा। इनफैक्ट अगर नहीं किया तो वो जो रेड लाइन जिसका प्रणय जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ऊपर वाला ना करे ऐसा कभी हो कि हमें ये दिन देखना पड़े। और जैसा मैंने आपको कहा था कि वो ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगी। एएनआई की स्मिता प्रकाश ने ट्वीट किया है और वो ये लिख रही हैं कि मुझे आपको थोड़ा वक्त देना होगा क्योंकि मुझे वो निकालना है आप लोगों के लिए और उसके बाद पढ़ना है। हाँ, तो ये ट्वीट जो है वो स्मिता प्रकाश लिख रही हैं और ये कह रही हैं कि किसी ने भी गुजराल, गौड़ा, यहाँ तक कि नरसिम्हा राव को या डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम नहीं चुना था, लेकिन हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी है कि उन्होंने शून्य हिचकी यानी विदाउट एनी हिकअप्स एकदम क्लीन स्मूथ ट्रांजिशन होने दिया। दूसरी तरफ आप देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट सैट इन ऑपोजिशन, वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया। तो किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं इन दो अलग अलग लोकतंत्र को। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से बता दूं, संबित पात्रा हमारे साथ है, मीम अफजल साहब हमारे साथ है, हमारे साथ जसदीप सिंह ट्रम्प कैंपेन के सलाहकार बैठने वाले थे, इनफैक्ट वो अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। विवेक काटजू साहब हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं, हर्ष वी पंत डायरेक्टर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन वो भी जुड़े हुए हैं, अमेरिका के शिकागो से कुछ देर पहले मधु थी हमारे साथ, और अभी प्रणय को आप देख रहे हैं, और श्री थानेदार जो कि सदस्य है मिशिगन असेंबली के। श्री थानेदार, आपको क्या लगता है अब आगे अमेरिका में क्या होने वाला है? ये तस्वीरें तो कोई नहीं भुला पाएगा। 20 तारीख को अब क्या होगा? हाँ, 20 तारीख को बाइडेन की शपथ विधि होगी। बाइडेन विल बी द न्यू प्रेसिडेंट। आई थिंक इट इज अमेरिका डिड एन एक्सपेरिमेंट विथ ट्रम्प and that experiment failed because Trump turned out to be so egomaniac that it didn't work. You know, when popularity got into his head and he tried to become a dictator almost, and that did not work in America. Now we are going back to politics as usual. We have Biden who has 40-50 years of एक्सपीरियंस, राजनीति का एक्सपीरियंस उनके पास है, और ही विल बिकम ए ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका's democracy will be back on track. That's what I expect starting January 20th. Okay. आप ये कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों के लिए जरूर ये बात कह देना चाहूंगी श्री थानेदार जी के वो ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट था कि लोगों ने ट्रम्प को चुना, लेकिन ट्रम्प जो है वो बुरी तरीके से इसमें फेल हो गए क्योंकि उन्होंने अक्सर अमेरिका को, और ये मैं लिबर्टी ले रही हूँ श्री थानेदार के इसे ऐड कर रही हूँ आपके लब्बो लुभाव को समझते हुए, कि देश नहीं और एक कंपनी चलाने की कोशिश की जहां वो किसी कीमत पर हार मानने की गुंजाइश नहीं रखना चाहते थे, और जब उनको लगा कि हार रहे हैं तो गड़बड़ हो गई। लेकिन कुछ ट्वीट्स भी हैं मीम अफजल साहब, जैसे एक ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। अमेरिका में जो हुआ वो तब होता है जब बड़ी संख्या में लोग सोचते हैं कि चुनाव चोरी हो गया है। याद रखिए कि 2014 के बाद बीजेपी की जीत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अराजकतावादियों ने भारत में कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की ईवीएम को लेकर, लेकिन शुक्र है कि भारत की जनता जो है वो बड़ी समझदार है। आप इस ट्वीट से इत्तेफाक रखते हैं? ये गलती थी, मतलब हमें ईवीएम पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए।
देखिए, यहाँ ना ईवीएम का कोई सवाल है ना किसी चीज़ का। इलेक्शन से पहले बहुत सारे सवालात उठते हैं, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद क्या होता है भारत के अंदर, ये तो आपने बता ही दिया। और यही हमारी ग्रेटनेस है। हर चीज़ में अपोजिशन को घेर करके निशाना बनाने की जो कोशिश है, मेरे ख्याल है ये अफसोसनाक है। और आज हमें सबक लेना चाहिए और सिल्वर लाइन ड्रॉ करना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए रेड लाइन ड्रॉ करना चाहिए कि अमेरिका में जो कुछ हुआ है इससे हम सबक सीखें कि किस तरह की राजनीति करने वालों से देश को कितना बड़ा और कितना बुरा सामना करना पड़ सकता है। मेरा ख्याल है पूरे देश को ये समझने की जरूरत है। अभी हमारे विवेक काटजू साहब ने कहा कि अपोजिशन के लोग भी और रूलिंग सरकार के भी कुछ लोग इस तरह की चीजें करते हैं। दोनों तो इसका मतलब यह है कि बराबर बराबर मामला है। अगर आप कुछ कहेंगे तो जवाब तो जरूर मिलेगा, और अगर हम कहेंगे तो आप भी जवाब जरूर देंगे। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये मुखालफत के अंदर और नफरत के अंदर फर्क होता है। मैं दोबारा से इस बात को दोहरा रहा हूँ। रूबिका जी, अगर आप ये समझती हैं कि सब लोग जो अपोजिशन में हैं वो मोदी जी से नफरत करते हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल नफरत नहीं करता हूँ और मैं भी अपोजिशन के अंदर हूँ। मीम साहब, इसीलिए तो आप अलग, आपका स्थान अलग है। ये तो आपके दिल की गहराइयों से आप ये बात समझते हैं और जानते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वहाँ पर ये दिखाना बहुत जरूरी है, वरना आप उस सेंटर में नहीं रह पाएंगे, हर डिबेट को आप इस अंदाज से करें। ओके, संबित पात्रा जवाब देना चाहूंगी। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं आ रही, आवाज थोड़ी सी कम कीजिए। संबित पात्रा, 7 साल से हमारी सरकार। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि मीम साहब ने अभी कहा कि हम कभी ईवीएम पे अटैक नहीं करते हैं, इलेक्शन से पहले करते हैं, इलेक्शंस के बाद नहीं करते हैं। मगर आप याद रखिए, अभी बिहार के चुनाव के समय बिहार के चुनाव के समय किस प्रकार से राहुल गांधी ने ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन कहा था कि ये तो मोदी वोटिंग मशीन है, इसमें तो वोट सारे मोदी को चले जाने हैं। तो अभी की बात है, बिहार चुनाव के समय। तो देखिए, ये तो ऑपोजिशन पार्टी जो हमारी है, कांग्रेस पार्टी है, वो तो करते रहते हैं। ईवीएम मशीन को तो छोड़िए, 4 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने तो वैक्सीन को, कोरोना वायरस के वैक्सीन को मोदी वैक्सीन और बीजेपी का वैक्सीन कह दिया था कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन लगाएंगे। सारी चीजें, तो सोचिए, ये सारी चीजें संबित पात्रा, अल्लाह का शुक्र, ऊपर वाले का शुक्र, भगवान का शुक्र कि ये सब बयानों में होती है और बातें वहीं पर खत्म हो जाती है। जब चुनाव की बारी आती है, फिर राहुल गांधी मिलान चले जाते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। तब जनता अपना पसंदीदा नेता चुनती है और उसको बहुत खूबसूरती से, आप देखिए ना, हस्तांतरण जिसे कहते हैं, बहुत खूबसूरती से जिसके पास सत्ता थी वो आगे बढ़ा देता है कि भाई अब तुम्हें पसंद है और हिंदुस्तान तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें मुबारक हो। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि फख्र है हमारे लोकतंत्र। दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और इसी के चलते दिल्ली सरकार ने उसके तहत उसके मातहत आने वाले मेडिकल कॉलेजेस को दोबारा खोलने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी भी कर दिए हैं। तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ये। सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे दिशा निर्देशों का पालन करना अब अनिवार्य है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।